नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल 28 मार्च तक पुलिस की रिमांड में रहेंगे। इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ करेगी, जिसमें कई नए खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि 28 मार्च को दोपहर 2 बजे केजरीवाल को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। पहली तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर मनीष सिसोदिया की है, जिनको 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही तीसरी तस्वीर संजय सिंह की है, जिनको 1 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। और चौथी और आखिरी तस्वीर सत्येंद्र जैन की है, जिनको 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया था। और खबर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। यह बयान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर निकलते वक्त दिया था। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ईडी का केजरीवाल पर क्या क्या आरोप हैं। चलिए पहले बात करते हैं, घोटाले के सरगना है केजरीवाल। ईडी ने यह आरोप लगाया है। साथ ही केजरीवाल पॉलिसी बनाने में भी शामिल थे। केजरीवाल ने खास लोगों का पक्ष लिया है। रिश्वत के लिए खास लोगों का पक्ष। रिश्वत के पैसे का प्रयोग गोवा के चुनाव में किया गया। तो रिश्वत के पैसों का प्रयोग गोवा के चुनाव में हुआ, ईडी ने यह आरोप लगाया है। तो वहीं 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजा गया, ईडी ने यह आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि के कविता का भी बयान लिया गया है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। साथ ही केजरीवाल के लिए काम कर रहा है नायर, विजय नायर बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था, ईडी ने यह आरोप लगाया है। साथ ही केजरीवाल का बेहद करीबी विजय नायर को ईडी ने बताया है। तो वहीं केजरीवाल ने के कविता से मुलाकात की थी। ये सारे वो आरोप हैं जो ईडी ने लगाए हैं। साथ ही रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए थे, ईडी ने यह आरोप लगाया है। तो केजरीवाल के वकील का पलटवार, केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की, यह सिंघवी ने सवाल पूछा। तो वहीं हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों, सिंघवी ने यह सवाल पूछा, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। साथ ही चुनाव से पहले नेताओं की यह रणनीति थी, सिर्फ ईडी 3 से 4 नामों को दोहरा रही है। सिंघवी ने यह बयान दिया है, उन्होंने पलटवार किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें गिरफ्तारी से पहले
सीएम पद छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन की, जो भूमि घोटाला केस में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए थे। तो वहीं बात करेंगे अब लालू यादव की, जो चारा घोटाला केस में मई 1997 में गिरफ्तार हुए थे। तो वहीं अब बात करेंगे जय ललिता की, जो 2014 में गिरफ्तार हुई थी। तो वहीं अब बात करेंगे बीएस येदियुरप्पा से, जो लोकायुक्त की रिपोर्ट पर गिरफ्तार हुए थे। 2011 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं बात करेंगे अब उमा भारती की, जो कर्नाटक कोर्ट से जारी वारंट। तो जिनको 2003 में गिरफ्तार किया गया था। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल, आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया, आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में। आपको पता था कि आपकी सहमति से घोटाला हुआ, चोरी हुई है, जवाब आपको देना था, इसलिए आप जांच से भाग रहे थे। 9 बार सम्मन आने के बाद आप पेश नहीं हो रहे। आपने न्यायालय का रास्ता खटखटाया, न्यायालय से आपको रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बाद बचता क्या है जी? आपको अंततः जांच करवानी थी, जांच हुई, और जांच में अगर जांच एजेंसी आपको गिरफ्तार कर रही है, अगर आपने चोरी शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी किया तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। और जिस तरह से ये विलाप कर रहे हैं, वो पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। तो ये सारे चोर इकट्ठा होकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उससे सच्चाई बदलेगी नहीं। कानून की नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर वो साफ दाग थे तो उन्हें 10 बार जब ईडी नोटिस दे रही थी अपना पक्ष प्रस्तुत करते, बचने की कोशिश की। घोटाला सामने है, 100 करोड़ की रिश्वत सामने है। अगर सरमाएदार लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे और कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर चोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर राजनीति की नौटंकी चलने वाली नहीं है। जो कुछ हुआ कानून सम्मत हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त है उस पर जो न्यायिक एजेंसियां है, न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत काम होगा। रात को सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं का, खास करके आतिशी जी का, गोपाल राय जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, इन सबका वक्तव्य सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं, ये विचार है। ये इंसान नहीं, ये विचार है। दरअसल ये विचार नहीं, ये राजनीति का दुराचार है और राजनीति में दुष्प्रचार है। और विचार तो है, विचार यही है कि हम करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, कोर्ट की कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे हम अत्याचार अत्याचार, कहेंगे ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये कह रहे हैं कल रात से कि ये विद्वेष की भावना से हो रहा है। 2 महीने या 1 महीना चुनाव को बाकी रह गया, इसलिए ये किया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मैं आतिशी जी से, गोपाल राय जी से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या कोर्ट लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा है? देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी।
जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। बिल्कुल बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनके कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अब तक ये दलील देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने आज 28 पेज के सबूत पेश किए हैं और ये सबूत देखने के बाद जो ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है अरविंद केजरीवाल जी का 7 दिन का रिमांड देने के लिए। अब बहुत स्पष्ट है ईडी का रिमांड 7 दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट समझती है कि जो इतने पुख्ता सबूत सामने हैं, इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से घोटाला हुआ, किस किस ने कितने कितने पैसे इसमें बनाए, 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो पैसा कहां कहां गया, किस तरह के गोवा चुनाव के अंदर जो 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया वो किस किस के हाथों में पैसा गया, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने 25 करोड़ रुपया कभी दिल्ली से, कभी 10 करोड़ रुपया यहां से, कभी 5 करोड़ रुपया वहां से, और खास तौर पर जो साउथ लॉबी और जो के कविता जी का साथ देकर लॉबी आई थी, उन लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन लोगों से जो बातचीत हुई और उन लोगों से जो पैसे का लेन देन का हिसाब हुआ, वो सारी चीजें आज माननीय कोर्ट के सामने रखी गई हैं। मैं हैरान हूं, आम आदमी पार्टी आज तक कहती रही सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है, तो कोर्ट में क्या खाली कागज रखे गए? क्या आपको लगता है जज साहब के सामने एक खाली कागज रख दी गई, कह जी को मान लीजिए सबूत, बिना कागजों के ही कोर्ट में कार्रवाई होती रही और 7 दिन का रिमांड भी मिल गया? आज स्पष्ट हो गया है अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्ट और करप्शन के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा। और मैं आज फिर से कह दूं, लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय रहने वाले जेल में अरविंद केजरीवाल होंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आला कमान से नाराज हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों में हो रही देरी को लेकर उनसे जब हमारी टीम ने यह सवाल किया तो उन्होंने इस देरी का सारा ठिकरा आला कमान पर फोड़ दिया। करण माहरा ने यह कहा कि यह सवाल दिल्ली हाई कमान से करिए क्योंकि वही ये सब निर्णय लेती हैं। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। बात करेंगे अगली खबर की। चुनावी माहौल में सियासी दाव चलने का वक्त है और राजनीतिक में अनहोनी भी तब्दील हो जाए तो क्या ही चौंकना है, क्योंकि सियासी विसात पर शह और मात के खेल में सब चलता है। बस नहीं होना चाहिए तो कंफ्यूजन तो क्या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। चुनावी माहौल में
सियासी दांव चलने का वक्त है और राजनीति में अनहोनी भी होने में तब्दील हो जाए तो क्यों ही चौंकना है, क्योंकि सियासी बिसात पर शय और मात के खेल में सब चलता है। बस नहीं होना चाहिए तो कंफ्यूजन। लेकिन 2024 की लड़ाई में हार और जीत के बीच अगर कहा जाए कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो खेल बिगड़ भी सकता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सीटों का धड़ाधड़ ऐलान हो रहा है, नए साथी जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हराने के नाम पर बने इंडिया गठबंधन को लेकर यही कहा जा रहा है कि भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो सही लगेगा, और ऐसा हर प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन आज बात सिर्फ यूपी की। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनावों में सपा के टिकट पर अपना दल कामेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के फैसले का खुलकर विरोध किया, और लोकसभा चुनाव आते आते भी अपना दल कामेरावादी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानने के बावजूद यूपी की 3 सीटें मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। ऐलान हुआ ही था कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अपना दल के से गठबंधन सिर्फ 2022 तक ही था। जब बात अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाई तो फिर पल्लवी पटेल भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। नहीं, देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के साथ सीट की डील फाइनल होने की खबर आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और जिस इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल की सीएम धता बताकर अलग हो चुकी है, उस टीएमसी को भदोही सीट देकर अखिलेश यादव अपनी ही सहयोगी कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन ही है। फिलहाल इस तरह की स्थिति में अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि इस कंफ्यूजन के बीच कैसे और कब आपसी सामंजस्य को लेकर इंडिया गठबंधन इससे दूरी बना पाएगा, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और रणभेरी बजने के बाद सीधे यलगार होती है, युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम भी उसी पर आधारित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने सीएम आवास पर पहुंचकर सीएम से भेंट की। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पल्लवी पटेल ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन की हर बैंक में बुलाया गया, साथ ही हमारे प्रस्तावित सीटें कांग्रेस सपा को हमने पेश की। फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से हम चुनाव लड़ेंगे। आलोक रंजन चुनाव हारे हैं, इस बात का मुझे कोई भी दुख नहीं है। अखिलेश यादव ने जो कहा है अपना दल उनका स्वागत करता है, साथ ही हमारी शुभकामनाएं हैं अखिलेश यादव के साथ। अपना दल के अखिलेश यादव को जो उम्मीदें हैं हम उस पर उम्मीदों पर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को यह तय करना है कि पिछड़ा दलित के नेताओं की उन्हें जरूरत है या नहीं। साथ ही कहा कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं, अपना दल की विधायक हैं। अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते हैं। तब आप मुतमईन रहेंगी, अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है तब आप साथ में रहेंगे। देखिए, मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूंगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुंचाने के लिए अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बिठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है।
हमने अगर हम सिर्फ 2 ही करना चाहते तो हम 3 डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेता और सीटें भी कर सकता था। कहा जा रहा है कि आपकी वार्ता समाजवादी पार्टी के समय हो नहीं गई, इसलिए आपने सीधे ऐलान किया कि हम लोग वार्ता करें। मैंने तो अभी आपके सामने कहा कि वार्ता के लिए हम हमेशा ओपन है, और हमने अपनी बात शुरू करते वक्त भी कहा कि ये 3 सीटें हमने वही डिक्लेयर की हैं जो वार्ता के बाद हमारे सामने। बात करेंगे अगली खबर की। धानुका एग्रीटेक कंपनी की ओर से विश्व जल दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जहां धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर इस्तेमाल और कृषि क्षेत्र में कीटनाशक के सही एवं बेहतर उपयोग के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि धानुका एग्रीटेक कंपनी की तरफ से कार्यक्रम में विशेष जल दिवस के मौके पर आयोजित पानी के बेहतर इस्तेमाल की भी जानकारी दी गई। साथ ही कंपनी के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। नमस्कार। आज पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ ने वो जिस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे विश्व में एक दिन नियत कर देते हैं कि ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो 22 मार्च यूएनओ ने विश्व जल दिवस घोषित किया है। धानुका 2005 से विश्व जल दिवस मनाती आ रही है। विश्व जल दिवस मनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, पानी की आज बहुत बड़ी समस्या है, बहुत शॉर्टेज है। आप अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं कि जहाँ कहीं टैंकर जाता है तो कॉलोनी में मारपीट शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं पहले मैं पानी भर लूँ। तो आज यूएन की थीम है इस साल के लिए वाटर की, वाटर फॉर पीस। अगर पानी सबके पास होगा तो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज आपस में राज्यों के झगड़े हैं, कावेरी वाटर, यमुना सतलुज, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एमपी, ये सब झगड़े अगर सफिशिएंट वाटर और वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो ये झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश में आज फ्लड इरिगेशन होता है। आज फ्लड इरिगेशन इजराइल जैसे डेजर्ट मुल्क ने ड्रिप इरिगेशन करके अपने डेजर्ट में भी उसको इतना बड़ा हरियाली ग्रीन देश बना लिया। उनके यहाँ 99% वेस्ट वाटर रिसाइकिल होता है। तो हमारे देश में भी पानी का बेहतर मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे देश में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत बढ़ जाए और यहाँ पर हम लोगों को भी राशनिंग के अंदर पानी मिले। देखिए, जहाँ तक धानुका ग्रुप की अवेयरनेस फैलाने की बात है, हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स में काम करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स में, जिसकी वजह से हमारा काम गाँव में है। तो आज हर गांव में जब भी हम मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारी टीम उनको मैसेज देती है, भैया पानी जो आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं इसकी जगह आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें। सरकार की तरफ से 60 से 80% तक की सब्सिडी है ड्रिप इरिगेशन पे, लेकिन किसानों को मालूम नहीं होता। पढ़े लिखे किसान ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं, छोटे किसान इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो उस प्रकार से हम छोटे किसानों को फ़ायदा, हमने अलवर और जयपुर ज़िले में कई चेक डैम बनाए हैं, तालाब बनाए हैं। तो जहाँ जहाँ हमने चेक डैम बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होने से उन गांवों का नक्शा बदल गया। जहाँ लोग गांव से शहर में मजदूरी करने आते थे, वो वापस अपने गांव में जाके अच्छी भली खेती कर रहे हैं और ज़्यादा कमाई कर रहे हैं और गांव में खुश रह रहे हैं। तो आज पानी होगा तभी शांति होगी। आज जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 में तीसरा युद्ध पेट्रोल डीजल के लिए नहीं होगा, विश्व का तीसरा युद्ध जल के लिए होगा। अगर अभी से पूरे विश्व में जागृति हो जाए और लोग जल का मिसयूज़ रोक दें और जल का सही मैनेजमेंट करें तो हम समझते हैं कि विश्व युद्ध का मौका नहीं आएगा। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।